नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने कक्षा 7 प्रथम सत्र हिंदी में इकाई 4 कथनी और करनी के वाचन किया था और साथ ही साथ उसका सारांश समझे थे। आज के वीडियो में हम कथनी और करनी के दूसरे हिस्से में अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभ्यास, सोचकर बताइए। प्रश्न 1, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से इस प्रकार श्रेष्ठ बनाया क्योंकि हमें विशिष्ट प्रकार की शक्तियाँ मिली है। कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? तो हम बोल सकते हैं, हम हमारे विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, हम अन्य जीवों से, अन्य प्राणियों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हम सभ्य जीवन व्यतीत करते हैं, हम सामाजिक और समाज में रहते हैं। तो ये सारी हमारी विशिष्ट शक्तियाँ हैं और इन शक्तियों के द्वारा हमें विशिष्ट प्रकार से श्रेष्ठ बनाया गया है। शॉर्ट में इसका उत्तर लिखना चाहे तो ईश्वर ने मनुष्य को विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, जैसे कि बोलना, अपनी वाणी द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करना, सोचना, सामाजिक जीवन व्यतीत करना और अन्य जीवों से बुद्धिमान होना। इस प्रकार की शक्तियाँ देकर श्रेष्ठ बनाया है। प्रश्न 2, धूम्रपान वर्जित है कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? तो धूम्रपान वर्जित है ऐसा सार्वजनिक जगहों पर, जैसे कि बस में, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पे, हवाई अड्डों पर, अस्पतालों में, पाठशालाओं में, कॉलेजों में और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लिखा होता है। ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना गुनाह माना जाता है। उसके लिए कानून भी बना हुआ है, कानून भी बने हैं और उसके लिए आपको जुर्माना भी करना पड़ता है। धूम्रपान करने से लोगों की सेहत को हानि पहुंचती है, इसलिए धूम्रपान करना वर्जित ऐसा लिखा जाता है ताकि कोई धूम्रपान ना करे। प्रश्न 3, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल बड़े सुंदर होते हैं, रंग बिरंगी होते हैं और फूल खुशबू भी देते हैं। साथ ही साथ फूल हर मौसम में हंसते हो, खुशनुमा हो ऐसे दिखते हैं, इसलिए फूल सबको अच्छे लगते हैं। प्रश्न 4, लोग कहाँ कहाँ पर कतार में खड़े रहते हैं? कतार यानी लाइन, रेखा। तो लोग अलग अलग जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं, जैसे कि राशन की दुकान पे, लाइट बिल या तो बिजली के बिल या फिर गैस वगैरह आदि बिल जमा कराने के जो ऑफिस होती है वहाँ पर। इसके अलावा बड़े बड़े रसोई घर होते हैं वहाँ पर। इसके अलावा दावत में खाना खाने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। और कई जगहों पर एक ही नल होता है पानी का, तो वहाँ पानी भरने के लिए लोग कतार में खड़े रहते हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वहाँ पर बस या रेलवे की टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़े या कतार में खड़े रहते हैं। हवाई अड्डों पर कतार में खड़े रहते हैं। तो इस तरह से अस्पताल में कतार में खड़े रहते हैं बिल भरने के लिए या अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के लिए। तो इस तरह कई जगहों पर लोग कतार में खड़े रहते हैं। प्रश्न 2, विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। यहाँ पर हमें विराम चिन्ह दिए हुए हैं और सामने कौन सा विराम चिन्ह हो सकता है उसके नाम दिया हुआ है। तो हमें सही विराम चिन्ह के साथ जोड़ बनानी है और यहाँ पर आपको लिखना है। हम यहाँ जोड़ बनाएंगे, आप अपनी किताब में पेन या पेंसिल से यहाँ लिख भी सकते हो, या तो लिखना नहीं है तो यहाँ पर आप जो ये वाला है इसके सामने चिन्ह बना सकते हो। जिस प्रकार आपको उचित लगे कर सकते हो। यहाँ पर हम जोड़े मिलाएंगे। तो ये पहला वाला जो है ये है प्रश्न चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह, तो यहाँ पर आएगा। ओके, हम यहाँ पर इसका नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 4 नंबर सही उत्तर है, तो हम यहाँ पर 4 नंबर लिख सकते हैं। दूसरा है पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम का नंबर है 5, तो यहाँ हम 5 नंबर लिख सकते हैं। तीसरा है विस्मयादि बोधक चिन्ह या तो उद्गार चिन्ह,
जिसका नंबर है 1, तो यहाँ पर हम 1 नंबर लिख सकते हैं। चौथा है अल्प विराम, जिसका नंबर है 6, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। ये दोहरा अवतरण चिन्ह है, यहाँ केवल अवतरण चिन्ह लिखा है तो हम इसका 2 नंबर यहाँ पर लिखेंगे। छठा है योजक चिन्ह, जिसका नंबर है 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। तो इस प्रकार से आपको जोड़े भी बना सकते हो, यहाँ पर उसका क्रम लिख सकते हो, या तो फिर इसके सामने चिन्ह भी बना सकते हो। जिस प्रकार आपको उचित लगे उस प्रकार से आपको लिखना है। तो इस प्रकार से अलग अलग विराम चिन्ह का परिचय आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं, वाक्य को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ हमें वाक्य दिए हैं और विराम चिन्ह लगाने हैं। फूल तोड़ना मना है, तो यहाँ पूर्ण विराम आएगा और एक हरा अवतरण चिन्ह भी आएगा। ओके, फिर है दूसरा, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ वाह के बाद आएगा उद्गार चिन्ह, और कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पर प्रश्न चिन्ह। वाक्य 3, बसों में लिखा होता है, तो यहाँ होता है के बाद आएगा अल्पविराम। यहाँ आप योजक चिन्ह भी लगा सकते हैं, यहाँ योजक, और एक हरे अवतरण चिन्ह में आएगा धूम्रपान वर्जित है, और यहाँ पूर्ण विराम इस तरह से आएगा। 4, धारा दिन रात पड़ती रहती है, तो है के बाद पूर्ण विराम, यहाँ दिन और रात के बीच में आएगा योजक चिन्ह। धारा दिन रात या रात दिन पड़ती रहती है। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा प्रश्न चिन्ह, ये भी प्रश्न चिन्ह है। ओके, तो इस प्रकार से हमें यहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास गोला बनाना है। पहला वाक्य, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। जातिवाचक जो सारी जातियों का बोध कराता है, तो वो शब्द है मनुष्य। हम यहाँ सिरोरेखा करेंगे, या तो फिर उसे घेरा भी बना सकते हैं। दूसरा, शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, तो यहाँ पर पौधा शब्द जातिवाचक है, शिल्पा व्यक्तिवाचक है, तो पौधे बहुवचन में है, ये हम लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, तो शहर, यहाँ किसी शहर का नाम नहीं है, केवल शहर शब्द है जो कि एक जातिवाचक संज्ञा है, तो यह आएगा जातिवाचक। फूल सबको अच्छे लगते हैं, फूल की बात है, लेकिन कौन सा फूल यह निश्चित नहीं किया गया है, तो सारे फूलों की बात है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है फूल। तो इस प्रकार मनुष्य, पौधे, शहर, फूल, ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 4, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। तो ये हमें चर्चा करनी है कि कथनी और करनी में समानता रखने के लिए, कथनी और करनी समान रखने के लिए या समान रखने में हमें समस्याएं आती है, मुसीबतें आती है या नहीं आती है। तो हाँ, कथनी और करनी में समानता रखने में मुसीबतें, मुश्किलें आ सकती है, क्योंकि कथनी और करनी में समानता रखना मुश्किल काम है। कई बार हम उत्साह में आकर कुछ बोल जाते हैं, लेकिन जब करना पड़े तो हम नहीं कर पाते, तो दिक्कत होती है, हमारा मजाक उड़ाया जा सकता है, हम हंसी के पात्र बन सकते हैं, लोग हमारा मजाक भी उड़ा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हो सकता है, इसलिए कथनी और करनी में समानता रखना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, कोई इंसान तय कर ले, निश्चय कर ले, तो वो कथनी और करनी में समानता रख सकता है। या तो फिर हमें ऐसा वचन देना ही नहीं चाहिए, या ऐसा कथन करना ही नहीं चाहिए, ऐसी बातें ही नहीं करनी चाहिए जो हम न कर पाए। जैसे कि यदि कोई बोल देता है कि मैं कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना मदद, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और फिर जब मदद मांगने जाओ तो वो मदद नहीं कर पाता है, तो उसे बोलना ही नहीं चाहिए। या तो उसे ऐसा बोलना चाहिए कि भाई जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, मेरी शक्ति है, तब तक मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मेरे पास जो हो सकता है वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा की बात मैं नहीं कर सकता। लेकिन कई बार लोग बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, और बाद में जब काम करना पड़ता है
तो नहीं कर पाते और लोग उन पर हंसते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए और ऐसी कथनी ही नहीं करनी चाहिए ताकि हमें उस प्रकार की करनी करने में मुश्किल आ जाए। तो इसके ऊपर आप भी अपनी चर्चा कर सकते हो अपने भाई बहन के साथ, बड़ों के साथ, कि कथनी और करनी में समानता, और उदाहरण भी दे सकते हो कि किस प्रकार से समानता रखने में मुश्किलें आती है। तो बड़ा ही आसान सवाल है। प्रश्न 5, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है। एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भाव को प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है, उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है? प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। अत्यंत खेद का विषय है कि आज अधिकांश भारतवासी अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं। वे अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार तथा दूषित मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर हमें एक परिच्छेद दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसे पढ़कर हमें उसके नीचे यहाँ कुछ प्रश्न भी दिए हुए, इसके उत्तर देने हैं। प्रश्न है पहला, हम पर किस किस का ऋण है? तो इस परिच्छेद में से ही आपको उत्तर देना है कि हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। ऋण का मतलब है उधार है, बोझ है। जो हम उधार लेते हैं उसे ऋण कहा जाता है। प्रश्न 2, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? माता का ऋण क्यों अदा करना चाहिए? तो हमें परिच्छेद के आधार पर ही शॉर्ट में उत्तर देना है। तो माता यानी जननी हमें जन्म देती है, तो इसीलिए, और इस संसार में आने का अवसर देती है, इसलिए हमें उसका ऋण अदा करना चाहिए, चुकाना चाहिए। किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? तो यहाँ दिया हुआ है किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर रहना, आलस्य छोड़कर काम करना और मातृभाषा की सेवा करना, यह व्रत और इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान यानी कि अत्यंत कठिन है। किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे कभी भी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। जो अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं, अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार और दूषित मनोवृत्ति का परिचय देते हैं, ऐसे लोगों को कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। प्रश्न 5, गद्यांश को यानी कि इस परिच्छेद को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो यहाँ हमें शीर्षक लिखना है, इसके अनुरूप शीर्षक देना है, इसका टाइटल देना है। तो इसका शीर्षक आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे कि मातृभाषा का ऋण, सच्चा देशभक्त, माता, मातृभूमि और मातृभाषा, इस प्रकार से आप शीर्षक दे सकते हो। स्वाध्याय देखते हैं, अंदाज अपना अपना। पहला प्रश्न है अंदाज अपना अपना, यानी कि आपको अपने हिसाब से उत्तर देना है। कथनी और करनी में अंतर, इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं। तो आगे हम इस प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं कि कथनी और करनी में अंतर क्यों देखने को मिलता है। कई लोग कथनी और करनी में अंतर रखते हैं, कुछ कहते कुछ है, करते कुछ है, और कथनी और करनी में जो समानता नहीं रख पाते हैं वो हंसी के पात्र बनते हैं, लोग उन पर हंसते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, जग में, दुनिया में उनको सम्मान नहीं मिलता है। इसीलिए हमें कथनी और करनी में समानता लानी चाहिए। जिनकी कथनी और करनी में अंतर होता है वे लोग कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते, कभी भी सम्मानजनक जिंदगी जी नहीं सकते। इसलिए इस विषय पर आप अपने विचार लिखेंगे। प्रश्न 2, कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्त ने जो विचार लिखे हैं उन्हें पढ़िए। तो ये आप आपके मित्र के, आपके दोस्त की कॉपी में से पढ़ सकते हैं। प्रश्न 3, करके दिखाइए। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। यहाँ पर बहुत सारे शब्द इस कोष्टक में दिए हुए, इनमें से हमें सार्थक वाक्य बनाना है, जिसका कुछ अर्थ निकले, ऐसा वाक्य बनाए। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी शब्द उठा लो और बना दो, इस तरह से वाक्य नहीं बनता है। जिसका कुछ अर्थ होना चाहिए और भाषा की दृष्टि से जो सही हो वैसा वाक्य आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ है, फूल
तोड़ना मना है। तो उदाहरण है फूल तोड़ना मना है, यहाँ लिखा है। इस प्रकार से आपको बनाना है। जैसे कि मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। तो ये एक वाक्य हो गया, मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। ओके। फिर सबको यहाँ से एक शब्द ले सकते, कथनी और शब्द कहीं से मिल जाए तो आप देखिए। सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। ओके। तो ये हो सकता है सबको, यहाँ से एक ले लीजिए, सबको कथनी करनी में, ये हो गया सबको, ये कथनी, यहाँ से करनी, सबको कथनी करनी, फिर यहाँ में समानता रखनी चाहिए। तो ये एक और वाक्य हो गया, सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। पौधे सबको अच्छे लगते हैं। ओके, पौधे सबको अच्छे लगते हैं, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ से पौधे सबको, ये हो गया सबको अच्छे लगते, और यहाँ से है पढ़ना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है ऐसा नहीं है। वे कहीं से पौधे लाए, ये हो जाएगा एक, वे कहीं से पौधे लाए। तो इस प्रकार से आपको ढूंढना है और सार्थक वाक्य बनाना है। बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है और लिखना है। यहाँ घेरे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये केवल समझने के लिए है। आप यहाँ से ढूंढकर सार्थक वाक्य बनाएंगे। अब भाषा सत्ता देखते हैं, पढ़कर समझिए। यहाँ एक परिचय दिया हुआ है, पढ़ते हैं हम। रामजी बाई ने भैंस खरीदकर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। यह तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई। आम के आम और गुठलियों के दाम, गुठली यानी गुजराती में हम जिसे गोटली बोलते हैं, मतलब कि आम तो खाने को मिल ही गया, साथ ही साथ उसके गुठलियों का भी हमें कीमत मिल जाए तो दोहरा फ़ायदा हो जाएगा। जब किसी चीज़ में हमें दोहरा फ़ायदा होता है तब ये कहावत कही जाती है। तो यहाँ रामजी भाई ने भैंस खरीदी तो उसका दूध घी वगैरह बेचा, और उसका जो गोबर था तो उस गोबर से भी उन्होंने खाद से खेतों की उपज बढ़ाई, तो उन्होंने दोहरा फायदा लिया। तो इसे ही कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई। यह रामजी भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसे कमाते, भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते। इस प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके मुनाफा कमा लेते हैं। जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए। दोनों प्रकार से लाभ होने पर यह लोकोक्ति कही गई है। जब दोनों प्रकार से लाभ हो, दोहरा लाभ हो, तब यह लोकोक्ति कही जाती है। लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बात या उक्ति को कहावत कहते हैं। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहावत की परिभाषा बताइए, व्याख्या बताइए, कहावत किसे कहते हैं। तो लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बात या ऐसी उक्ति को कहावत कहते हैं। यहाँ कुछ कहावतें दी है, पढ़कर समझिए। आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना। जैसी करनी वैसी बनी यानी कि कर्मों के अनुसार फल मिलना। सांच को आंच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता है। काला अक्षर भैंस बराबर यानी बिल्कुल अनपढ़ होना। तो ये 4 यहाँ पर कहावतें दी है और इनके अर्थ भी दिए हैं, ये हमें सीखने हैं और इसके आधार पर आप वाक्यों का प्रयोग भी कर सकते हैं। राजू के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है यानी कि राजू बिल्कुल अनपढ़ है। जैसी करनी वैसी बनी, उसने मेरे दोस्त की कॉपी चुराई थी, आज उसके घर से भैंस चोरी हो गई। तो इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी यानी कि कर्मों के अनुसार फल मिलना।
निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमें वाक्य पढ़ने हैं और रेखांकित शब्द देखने हैं। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। यहाँ पर रेखांकित शब्द है अहिंसा। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। तो पहाड़ की चढ़ाई शब्द रेखांकित किया हुआ है। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता शब्द रेखांकित है। महात्मा बुद्ध ने शांति, एक शब्द है शांति, दया और प्रेम, 3 शब्द है यहाँ पर। शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। क्षमा वीरों का आभूषण है। तो क्षमा शब्द रेखांकित किया गया। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, ये सारे गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। तो ये शब्द जो है, ये सारे शब्द यहाँ से लेके यहाँ तक, अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम और क्षमा, ये किसी गुण, दोष, भाव या दशा आदि का बोध कराते हैं। इसको हम पकड़ नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते, ये हम अनुभव कर सकते हैं। ये कोई गुण हो सकता है, कोई दोष हो सकता है, इसलिए ऐसे शब्द का आदि का बोध कराने वाले शब्द है जो कोई कभी किसी के गुण को दर्शाते हैं या तो फिर दोष को दर्शाते हैं या भाव या दशा को दर्शाते, जैसे कि अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम और क्षमा आदि का बोध कराते हैं। तो जो शब्द गुण, दोष, भाव और दशा आदि का बोध कराते हैं वे होते हैं भाववाचक संज्ञा। फिर से हम इसको समझते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं वे होते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के चौकोर पर सही का निशान कीजिए। यहाँ से हमें भाववाचक संज्ञा के शब्द जो हो उस पर सही करना है। सच्चाई भाववाचक संज्ञा है, सच्चा भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है, ऊंचा भाववाचक संज्ञा नहीं है। बचपन ये एक अवस्था है, बचपन एक अवस्था है, एक दशा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। बच्चा होता तो वो भाववाचक संज्ञा नहीं होता है। लंबाई भाववाचक संज्ञा है, लंबा भाववाचक नहीं होता है। अमीरी भाववाचक संज्ञा है, लड़ना भाववाचक संज्ञा नहीं है। लड़ाई शब्द होता तो वो भाववाचक संज्ञा होती। बुढ़ापा एक भी दशा है, एक अवस्था है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। गंगा नदी का नाम है तो वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ ये भी आपको समझना है, ज़्यादातर क्या होता है कि विशेषण में से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे कि सच्चा एक विशेषण है, वह एक सच्चा बालक है। सच्चा बालक की विशेषता बताने वाला शब्द है, सच्चा विशेषण है। विशेषण में से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं सच्चाई। ऊंचा, पर्वत ऊंचा है, ऊंचाई। वह एक बच्चा है, राहुल एक बच्चा है, राहुल अभी बच्चा है, तो बचपन। लंबा रास्ता है तो रास्ते की विशेषता लंबा शब्द दिखाता है, लेकिन यहाँ लंबाई। वह अमीर है तो अमीर विशेषण है, अमीरी। लड़ना तो इस पर से लड़ाई बनेगा। बूढ़ा व्यक्ति था, बुढ़ापा। तो ये जो सारे शब्द है ये भाववाचक संज्ञा के हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। पहला वाक्य, रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ थी। भीड़ शब्द है, भीड़ यानी बहुत सारे लोग। बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। टोली के अंदर भी ज़्यादा लोग होते हैं, समूह होता है लोगों का। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए, तो सभा में भी एक या दो लोग से सभा नहीं होती, ज़्यादा लोग होने पर ही सभा कही जा सकती है। तो यहाँ 3 शब्द है, भीड़, टोली और सभा। उपयुक्त वाक्यों में शब्द, रेखांकित शब्द भीड़, टोली और सभा समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। पूरे एक जूथ को, पूरे एक समूह को दर्शाते। भीड़ तो एक या दो लोगों से भीड़ नहीं होती है, भीड़ मतलब कि बहुत समूह होता है, बहुत लोगों की संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, तब जाके समूह बनता है। टोली यानी ज़्यादा लोग हो तभी टोली कही जाएगी। सभा तो सभा भी ज़्यादा लोगों से ही बनती है। तो ये समूहवाचक शब्द या समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इस प्रकार से भीड़, टोली, सभा ये सारे समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। योग्यता विस्तार, विभिन्न स्तरों पर लिखी हुई सूचनाओं को पढ़िए और कक्षा में उसकी चर्चा कीजिए। अलग अलग जगहों पर सूचनाएं लिखी होती है। धूम्रपान करना मना है, आप सीसीटीवी कैमरे की अंडर में हो या सीसीटीवी कैमरे की कैद में हो, जैसे बहुत सारी सूचनाएं अलग अलग जगह लिखी होती है। यहाँ थूकना मना है, यहाँ कचरा मत फेंकिए, बहुत सारी सूचनाएं, तो इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं।
गीजूभाई भद्रका और पंचतंत्र की कोई 3 कहानियाँ पढ़कर उनका सारांश, तो सारांश तो अभी आप भित्ति पत्र पर नहीं लगा सकते, कोरोना की वजह से स्कूल अभी बंद है, लेकिन आप कहानियाँ पढ़ सकते हैं और अपने मित्रों, अपने छोटे भाई बहन को उसके बारे में बता सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह हमने कथनी और करनी इकाई का स्वाध्याय अभ्यास और भाषा सत्ता के बारे में चर्चा की। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाड़े सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।